हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इसको एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं कि ये सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले देखते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। अगर दो क्वांटिटी की वैल्यूज आपस में इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है कि एक के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी पे भी असर पड़ रहा है, जैसे कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके की क्वांटिटीज को हम ये कहेंगे कि वो जो दो क्वांटिटीज हैं दे आर इन वेरिएशन। अब लाइकवाइज अब वेरिएशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि एक क्वांटिटी के अगर चेंज होने से सपोज, जैसे कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके की जो वेरिएशंस होती हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। अब हम पढ़ लेते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं। जैसे देखो, सपोज आप कोई पेन्स लेने गए हो आप, ठीक है, और अब आप उनकी कॉस्ट से बारे में हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं या फिर उनको कर लेते हैं जब उनका। तो जैसे सपोज आपने एक पेन लिया, ठीक है, जिसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़, ठीक है, लेकिन आपने अब दो पेन लिए तो उसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़। अब आप इस टेबल के अंदर देखो कि आपने जैसे ही क्वांटिटी को इंक्रीज किया है तो वैसे ही आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इससे जैसे मान लो मैंने पेन को ले लिया, ये x मान लिया और कॉस्ट को इसको y मान लिया, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो इनकी रेशो होती है ना, रेशो ऑफ क्वांटिटीज जो क्या होती है, रेशो ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं के है, से के है, के कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमेशा x और y हमेशा सेम रहेगा। जैसे ये x है, ये y है, और ये x है, ये y है। देखो अब ये x1, इसको मान लिया हमने x और y, इसकी रेशो क्या है 1/10, ठीक है। और ये और ये दूसरी क्वांटिटी मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो x1/y1 क्या हुई, या इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, x1/y1 ये क्या हुई 2/20, ठीक है। तो 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 0 सा 0, ये भी देखो 1/10। अब ये देखो इसकी रेशो भी x/y की रेशो भी 1/10 है, और x1/y1 की रेशो भी 1/10 है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन वाले को, तो हमारा फॉर्मूला होगा x1/y1 इज इक्वल टू या x/y इज इक्वल टू x1/y1, क्योंकि हमें पता है कि इनकी रेशियोज जो है वो सबकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो एक हमारा निकल के आ गया फॉर्मूला। अब इन क्वेश्चंस में खाली यही है कि आपको स्टेटमेंट समझनी है और आपको देखना है कि क्या ये जो क्वांटिटीज है, जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होने से ये क्वांटिटी जो इसकी जो कॉस्ट भी है कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना, विच इज इक्वल टू के, जो हमेशा के रहेगा, ठीक है। के कुछ नहीं है, कांस्टेंट को हमने एक के मान लिया, ठीक है। और इसी का अब हमने देखा था ये इंक्रीज हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे हमने पेन की ये इंक्रीज हो रही थी, पेन की नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रहे थे, तो इनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही थी। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसके अंदर क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब उसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उल्टा कर लेंगे। जैसे मान लो कि अगर हमने मान लो 4 पेन लिए, उसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज़, लेकिन अब हमें 4 पेन चाहिए ही नहीं, अभी तो 2 ही पेन चाहिए, तो अब हमने 2 पेन ले लिए, उनको उसकी कॉस्ट हमें सिर्फ 20 रुपीज़ ही पड़ी, ठीक है। ये थे उसके पेन्स और ये थी कॉस्ट, ठीक है। अब देखो पेन क्या हो रहे हैं, पेन की जो पेन्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
तो कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, कॉरेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो लेकिन देखो तब भी रेशियो इनकी सेम ही रहने वाली है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/40 और x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 2/20। देखो इसको 4 1 जा 4, 10 1/10, ठीक है, और ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये भी 1/10, ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पे भी रेशियो सेम रहने वाली है। तो इधर भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि एक k के बराबर है। जैसे देखो ये कांस्टेंट के बराबर है कि x1 और y1 दोनों सेम है और उनकी जो एक रेशो आ रही है ना, रेशो वो सेम आ रही है, तो हमने सेम रेशो को k बोल दिया है, बस इतनी सी बात है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब भी डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन होंगे तो हमें इस टेबल, एक छोटी सी अपने आप टेबल बनानी पड़ेगी। उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारी जो हमारी पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ में हमारी सेकंड क्वांटिटी भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, या फिर सेकंड केस में हमारी जो पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ में दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, फिर उसके बाद हम अपना ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, नंबर 1 कह रहे हैं फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, कि 4 आवर्स में 60 रुपीज, 8 आवर्स में 100 रुपीज, 12 आवर्स में 140 रुपीज एंड 24 आवर्स में 180 रुपीज। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अभी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कुछ टाइम दे दिया है, तो हम पहले तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक टेबल बना ली, यहाँ हमारी है कॉस्ट इन रुपीस और यहाँ है हमारा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे है 60, 100, 140 एंड 180, ठीक है। और यहाँ पे है 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स और 20 आवर्स, ठीक है। तो अब देखिए, ये मान लो मैंने इसको क्वांटिटी को मान लिया x और इसको मान लिया मैंने y। अब देखो x 60/4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15, ठीक है। इसकी रेशो आ गई 15, या फिर इसको कह लो कि ₹15 जो है वो 1 आवर में, 1 आवर के लिए 15 रुपीज उसको देने पड़ते हैं, क्योंकि देखो 4 आवर्स के 60 रुपीज, 4 आवर्स के 60 रुपीज, तो 1 आवर के कितने हो जाएंगे 15 रुपीज। मैंने इसको रेशो में निकाल दिया। अब x1 अपॉन y1 कितना हो जाएगा, 100/8, 4 2 जा 8, 25 इज इक्वल टू 25/2। देखो इसका मतलब ये रुपीज आया 12.5 पर आवर। इसको ऐसा लिख सकते हैं पर आवर, ठीक है। और x2 अपॉन y2 ये कितना है 140/12। अब ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 35/3। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और मतलब अराउंड 6-7 पर आवर। और एक हम चौथा कहाँ लगाते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं x3/y3 इज इक्वल टू, ये कितना है 180/12,
20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 9, तो इज इक्वल टू ₹9 पर आवर। अब देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा कि 15 रुपये इनकी रेशो देखो, पहले 15/1 है ना, 25/2, 35/3, या फिर यहाँ पर ये आया पहले 9/1, है ना। और साथ में देखो कि अगर इसको मैं लिख सकती हूँ ₹15 पर आवर, ₹12.5 पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15 रुपए ले रहा है। इस हिसाब से 1 रुपये में इस रेशो को देखें तो 1 घंटे में 12.50 रुपये पर आवर ले रहा है। इसके हिसाब से देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो लग रहा है कि 11.67 पर आवर के लिए जा रहे हैं। और इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो हमें लग रहा है कि ₹9 पर आवर लिए जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सारे रेशोज डिफरेंट है ना। ये जैसे हमने देखा था ना कि ये अगर x/y इज इक्वल टू k के बराबर होना चाहिए, कि रेशियो जो k है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो देखो कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरी करते जा रहे हैं। इसीलिए आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। ठीक है, तो अब ये हमारी टेबल है। तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स जो है 1 है, और पार्ट्स ऑफ बेस है वो जो 8 है, और बाकी सारे डैशेस को हमें भरना है। तो अब हमें सबसे पहले जो हमको एक आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि देखो ये बेस जो है वो उन्होंने बोला है कि हर बार ऐसा ही कर रहे हैं हम कि एक पार्ट रेड का डाल रहे हैं और 8 पार्ट्स जो हैं वो हम बेस का डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इसकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है हर जगह। तो अब हम ये टेबल बहुत आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि जब वेरिएशंस में जब रेशियो सेम होती हैं, जब इनकी रेशो एकदम कांस्टेंट होती हैं, तो अब ये कैसा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अब इसमें हमें k की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें यहाँ पे हमें देखो k दे रखा है, k इज इक्वल टू 1/8 दे रखा है कि एक पार्ट हमेशा रेड रहेगा और बेस हमेशा जो है वो, यानी कि x जो है हमेशा 1 रहेगा और y जो है हमेशा 8 रहेगा। इसीलिए ये एक k जो है वो k जो कांस्टेंट है 1/8 आ गया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम अपना करेंगे x/y इज इक्वल टू x1/y1। हमने यही पढ़ा था, यही रिलेशन हमेशा होगा। ठीक है, तो अब इसमें x और y क्या रहा, इन केस 1 इस केस में हम देखेंगे, पहले हम अपना ये x हमारा ये है और y हमारा ये है, x1 हमारा ये है और y1 हमारा ये है। अब देखो x1 x/y 1/8 इज इक्वल टू ये क्या हुआ 4 इसको हम क्या बना लेंगे, x बना लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू 4 8 32। ठीक है, तो पहले केस में हमारा आ गया x 32। ठीक है, अब हम करेंगे केस नंबर, इसमें करेंगे इन केस 2। इसके अंदर देखेंगे ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, फिर से हम कर लेंगे x/y इज इक्वल टू, ये भी इसकी रेशो भी सेम ही रहने वाली है, तब हम क्या करेंगे 1/8, तो x/y की रेशो है और उधर x2 की वैल्यू है 7, तो y2 हमें निकालना है, इसको भी हम x ले लेते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 8, तो 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 8 7 56। तो हमारा पहला आ गया ये 32, ये आया 56। अब इन केस 3, अब हम केस 3 करेंगे। इसके अंदर फिर से वही x/y इज इक्वल टू
x3 अपॉन y3। अब आपको पता है ये x3 ये है और y3 हमारा यहाँ पे आएगा, तो अब ये फिर से 1/8 इज इक्वल टू x3 क्या है हमारा 12, y3 को हमने x सोच लिया, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 12 8 96 आ गया। अब लास्ट हमारा बचा ये आ गया 96। अब लास्ट केस, इन केस 4। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये हमारा x4 है और ये y4 है, तो x4 अपॉन y4, तो 1/8 इज इक्वल टू 120 अपॉन x, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 20 और x इज इक्वल टू 160, तो ये क्या आ गया y4 इज इक्वल टू 160। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ भी आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।